वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज हम लोगों की 16 नवंबर है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। कल का मैच सब लोगों ने देखा ही होगा, काफी इंटरेस्टिंग रहा और काफी सारी उसमें नई अचीवमेंट्स थी। खैर, एक बात और मैं क्लियर कर दूं, उनमें से एग्जाम में आने लायक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सब जो स्पोर्ट्स के जो आपने कल देखा होगा उनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन किससे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगी आज के लेक्चर में। तो सभी लोग जरा लेक्चर को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अपना नोट्स प्रॉपर बने। हो गया बहुत सारी चीजें, सब लोगों को पता है। दिवाली हो गई, भाई दूज हो गया, इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच भी हो गया, इंडिया फाइनल्स में पहुंच भी गई है। तो अब हम लोगों को अपनी पढ़ाई पे वापस फोकस करना शुरू कर देना है। ठीक है भाई, हमारे नंबर्स हैं आपके सामने, आप कभी भी इनमें कॉल करके टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये है टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, ये है हमारे क्वेश्चंस। आज की जो टॉपिक्स है हमारे, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोविड के बाद बहुत रुकावट आ गई थी, तो किस प्रकार से आर्थिक विकास हुआ है वो पढ़ेंगे। कार्बन के एमिशन, जीडीपी की ग्रोथ, डीप फेक्स, राश्मिका मंदाना का केस पूरा स्टडी करेंगे, वैसे मैंने पहले भी बताया, पर थोड़ा सा और चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। गवर्नर्स का क्या रोल होता है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका क्या अभी हिसाब किताब चल रहा है। देखिए भाई, कोविड-19 के बाद आप सभी लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ढीली पड़ गई। ठीक है, फ्यूचर चाहे हम कितना भी सोच ले कि हम काफी अच्छा इंप्रूव करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पर इम्प्रूवमेंट बहुत जो है वो जो होते हैं ना मेजर्स, वो काफी कम रही हैं। तो मे बी ये वाला क्वेश्चन आपसे मेंस में सीधा पूछ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा बन सकता है कि भारत का आर्थिक विकास कोविड के बाद किस प्रकार से आप देखते हो, एनालाइज दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कोविड। और एनालाइज में आपको प्रॉपर बताना है कि पहले क्या सिचुएशन थी, कोविड के समय क्या हुई और बाद की सिचुएशन कैसे होगी। बाद की सिचुएशन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आफ्टर कोविड पे ज्यादा फोकस करने को बोला है। तो आप यहाँ पे अपने जो भी फैक्ट्स रहेंगे उसके लिए ये आप डेटा को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत मुश्किल से सारा डेटा इकट्ठा करके आपके लिए लिया है, ये चारों पॉइंट्स हमारे उस डेटा में पूरी तरीके से काम आने वाले हैं। ग्रो हो रही है 7.2% की रेट से, मेजर इकोनॉमी में से वन ऑफ द इकोनॉमी है हम लोग। आईएमएफ यहाँ पर ग्रो हो रहा है। इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगी बाय 2027, जो कि आईएमएफ ने प्रिडिक्शन किया। तो ये चारों पॉइंट्स आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते, अपने आंसर में यूज कर सकते हो। और ये भी बता सकते हो कि इन सब के पीछे क्या क्या रीजंस रहे हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं इंप्रेसिवली ग्रो हो रही है, एनालाइज करते समय आपको ये बात का दिमाग में जरूर रखना है कि एनालाइज का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव पॉइंट से लिखने। क्रिटिसाइज जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है कि 2014 से जो है गवर्नमेंट ने काफी सारे पैटर्न्स को इस्तेमाल किया है, लिबरलाइजेशन को काफी इंप्रूव किया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को यहाँ पे ले आया ताकि एनपीए जो होते हैं बैंकिंग सेक्टर के वो निकल के आए, ब्लैक मनी रिड्यूस करवाई है, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी का लेके आना, टैक्सेस कलेक्शन ज्यादा करना। तो इससे क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन जितना होगा इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रो करेगी, राइट। टैक्स कलेक्शन किया, इकोनॉमी को ग्रो किया, तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और उसी के साथ साथ आप बताओगे कुछ अगर रिपोर्ट का एग्जांपल दे सको तो बहुत अच्छा लगेगा। आंसर एक इम्प्रेसिव आंसर बन जाता है अगर हम किसी रिपोर्ट का एग्जाम्पल साइट करके बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने एग्जाम्पल दिया है नीति आयोग की रिपोर्ट का। नीति आयोग की यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारत की जो एमपीआई है, एमपीआई का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, उसमें हम लोगों ने मतलब जो पॉवर्टी का इंडेक्स आप बात कह रहे हो कि पॉवर्टी हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा कम हुई है। एस्टिमेट के हिसाब से 13.5 करोड़ इंडियंस जो हैं वो एमपीआई या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में यहाँ पर बाहर निकल के आए हैं, 13.5 करोड़ इंडियंस।
ठीक है, तो ऐसा भी न्यूज में है कि इस तरीके से भी देखने को मिल रहा है। और वैक्सीनेशन काफी अच्छे से कवरेज हुआ है बिल्कुल कोविड के बाद, ये तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगी पॉइंट से। जो हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम रहा है। तो ये सब पॉइंट्स तो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हो कि ये सब इंडिया में काफी अच्छे से जो है वो किया गया है। अच्छे से इन द सेंस का मतलब होता है कि कवरेज उसकी अच्छी रही है। कवरेज का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि उसमें काफी लोगों को कवर करके काफी बेटर और इम्प्रूव्ड तरीके से उसको आगे लेके आए। ठीक है, समझे बात को। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, आप इस पूरे का जो पीडीएफ ले सकते हैं बहुत बेहतरीन बात है, नहीं ले सकते कोई समस्या नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। आप नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, मैं नहीं कह रही पीडीएफ लो जा करके, आपको तो फ्री हम दे रहे हैं, आप फ्री में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तो आ ही रही है रेगुलरली। समझ रहे हैं सब लोग। चलो, तो ये वाला आंसर अपना एक प्रिपेयर कर लो, मैंने पूरा आपके लिए आर्टिकल बना दिया है जिसमें आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर कोविड का पूरा आर्टिकल आपके सामने है। आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हो। आप शुरुआत भी ऐसे ही करोगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, शुरुआत भी आप उसी प्रकार से करोगे, आंसर अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आंसर में। ठीक है, तो अपना आंसर तैयार कर लो, एक बढ़िया सा मेंस का आंसर। आता है कोई क्वेश्चन तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अगला हमारा सेकंड आर्टिकल देख लेते हैं, कार्बन एमिशंस और जीडीपी ग्रोथ। हमेशा ही मैं कोई ना कोई आर्टिकल इस पे लाती हूँ, क्यों? क्योंकि न्यूज में इतना ज्यादा रहता है यार, क्या ही करे, हमको भी पढ़ाना पड़ता है फिर। आप भी सोचेंगे मैम हर बार ही कोई ना कोई कार्बन एमिशन पे, क्योंकि यार है ही इतना ज्यादा न्यूज में। कार्बन एमिशन और जीडीपी ग्रोथ आपस में लिंक ही इतना ज्यादा है, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस इतने ज्यादा हैं, रीसेंट एक्शंस इतने ज्यादा हुए हैं, और उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो हमेशा ही कोई हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो क्रॉप है, उस पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, मॉनसून की खराबी हो जाएगी, बारिश का आता पता नहीं होगा कब आ रही है कब जा रही है, जैसे इस साल हुआ, इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, कभी मौसम कैसा हो रहा है, कभी मौसम कैसा हो रहा है, कभी पॉल्यूशन हो रहा है, तो उससे पूरा क्रॉपिंग पैटर्न हिल जाएगा। अब क्रॉपिंग पैटर्न हिलेगा तो फार्मर्स को नुकसान होगा, फूड की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, फूड की शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सब आपस में इंटर रिलेटेड चीजें हैं, समझे बात को। तो ये रिस्क जो होते हैं ना, ये सब भुगतने पड़ते हैं, ये क्लाइमेट चेंज का ही एक इम्पैक्ट है। तो इसके ऊपर द हिंदू में पूरा एक आर्टिकल आया था, उसको मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि ये आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन, ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है या मेंस में कोई लिखने को आता है, तो आप एक शॉर्ट में पूरा इस पर आंसर कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, ये तो छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस पर कोई बहुत बड़ा आंसर प्रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, बस बाकी अब यही है कि कल को अगर क्लाइमेट चेंज एक अच्छे तरीके से होता है, सही सही तरीके से क्लाइमेट में चीजें हम लेके आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर, फिशरीज, हेल्थ, तीनों सेक्टर पे कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा इम्पैक्ट पड़ना। और हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, उसमें ठीक करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्शंस लेने पड़ेंगे, जो मैंने बहुत बार बताया, सोलर एनर्जी पे स्विच करना, रिन्यूएबल एनर्जीज पे स्विच करना, वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई हुई हैं, जो कि इंडिया ने वादा भी किया था, तो ग्लासगो अग्रीमेंट में वही चीज है। तो अभी ये सब चीजें जो है ना, कार्बन एमिशन, जीडीपी ग्रोथ, इनको हम अचीव नहीं कर पाए, और खूब समय लगने वाला है। 2070 तक की बात करें तो भाई अभी तो बहुत सारे एक्शंस की जरूरत है, एक्शंस हद से ज्यादा लेने की हमें अभी जरूरत है। इंटरनेशनली भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया G20 का प्रेसिडेंट था, इंडिया ने यहाँ पर काफी सारे एफर्ट्स करे हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है। लेकिन वही है कि हमें कार्बन टैक्स लगाना भी जरूरी है, डीकार्बनाइजेशन करना जरूरी है, कार्बन को कम करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल, एक याद रखिएगा इस पूरे को। छोटा सा था क्योंकि अब टॉपिक जुड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि टॉपिक आपको बता दूं यहाँ पर। बाकी तो देखो यार, अब ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है डीप फेक। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, काफी ज्यादा वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, मतलब पूरे सोशल मीडिया पे। राश्मिका मंदाना, आप सभी लोग जानते हैं, साउथ इंडिया की काफी फेमस एक्ट्रेस है, कई बार उनको नेशनल क्रश भी बोल दिया गया, बहुत सुंदर लगती हैं, जब साड़ी पहनती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो उनकी एक किसी और लड़की की वीडियो में उनका फेस लगा के, उनकी वॉइस लगा के
वो वीडियो जो थोड़ी सी सही नहीं थी, अडल्ट वीडियो टाइप थी, बहुत छोटी सी एक रील टाइप कह लो, वो 15-20 सेकेंड की थी, बट वो एक गलत तरीके से वायरल कर दी। तो डीप फेक वही चीज होता है जिसमें आप गलत तरीके से लोगों की वीडियोस को वायरल करते हो, वो आप इमेज को फेक करते हो। वही लिखा ना डीप फेक, डीप का मतलब क्या है? बहुत गहराई में फेकनेस लेके आ जाना। तो मैनिपुलेट कर देते हो आप फोटोज को, वीडियोस को। ऐसे बराक ओबामा की वीडियो वायरल हुई थी, किसी और की वीडियो में बराक ओबामा का फेस, उनका बिल्कुल वॉइस वैसे ही चल रहा, बिल्कुल वैसी वीडियो वायरल कर, वही चीज है ये। तो डीप फेक 2017 में आई थी और ये काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसका यूजेज काफी ज्यादा हो गया है। मतलब उम्मीद से ज्यादा लोग ऐसे ना किसी भी सेलिब्रिटी का फेस, पोर्नोग्राफिक वीडियोस होते हैं उस पर लगा देते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं, और फिर अपना वीडियो वायरल करने के चक्कर में करते हैं अपना ये सब चीजें, जो है मॉब्ड कंटेंट कहते हैं इसको। 230% का इंक्रीज देखा गया है। इसका पूरा मैकेनिक्स होता है, लोग यहाँ पर इस टेक्निक को कहते हैं जिससे ये पूरा अपना काम करते हैं, उसे कहते हैं जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पर इस प्रकार की वीडियोस को क्रिएट किया जाता है, सिर्फ अपना फायदा या फिर अपनी अपने आप को और ज्यादा दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से वीडियोस को वायरल करवा दिया जाता है। बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पर पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस का यहाँ पे यूज करते हैं ज्यादातर अपने अपना अटेंशन कैप्चर करने के लिए सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है, और ये जो पूरा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप ये पूरा एक सॉफ्टवेयर से फेक वीडियो बनाते हो, दूसरे सॉफ्टवेयर से उसको फ्रॉड करते हो, उसे कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि इसके अंदर जो है कोई सुपरविजन तो है ही नहीं। गलत तरीके से वीडियोस आ रही है तो सुपरविजन तो कोई था ही नहीं इसके अंदर। समझे भाई? तो एक छोटा सा ये आर्टिकल है डीप फेक का, आपको ये समझ के जाना है। इंडिया में डीप फेक की अगर मैं बात करूं तो वही है कि आपको सबसे पहले तो 36 घंटे के अंदर अंदर आपको उसकी रिपोर्ट दर्ज करानी है, जो कि राश्मिका मंदाना ने भी करी है। उन्होंने ट्विटर पे भी बात करी, लीगली भी बोला इसके ऊपर। इवन उनकी इस वीडियो पर अमिताभ बच्चन ने भी कमेंट करके बोला कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसी भी लड़की के साथ, लड़की लड़का किसी के भी साथ इस तरह की चीज होना एक्सेप्टेबल समाज में नहीं होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। राइट? तो इसके ऊपर आईटी रूल्स आए हैं, और उस रूल्स में भी यही है कि भाई पहले तो आप किसी भी पर्सन के सोशल मीडिया फर्म्स में आप उनके प्लेटफॉर्म, उनकी इमेजेस को यूज करके इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। अभी डीप फेक होता है तो उसके पीछे सबसे पहले क्या होता है कि लोगों में ना एक तरीके से ना एक गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करो। चलो अभी राश्मिका मंदाना की करी, वो किसी और पर्पज से हुई थी, लेकिन बाकी जितनी भी वीडियोस वायरल होती वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गलत स्प्रेड करने के लिए होती है, कि लोगों तक कोई गलत इंफॉर्मेशन जाए, वो उससे क्या हो कि भड़क उठ जाए, ताकि दो दो देशों के रिश्ते, लोगों के आपस में रिश्ते, ये सब खराब हो। इस तरीके से इंटरनेशनल रिस्पॉन्स भी यही आता है इसके ऊपर, कि ये एक पूरा अप्रोच गलत है, इस अप्रोच को रोकने की जरूरत है। डीप फेक फेक टेक्नोलॉजी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी, ना ही होनी चाहिए। तो मीडिया के ऊपर लिटरेसी, इसको कंट्रोल करने के पूरे स्टेप्स ये सब लेने की जरूरत है। ये सब हो जाएगा तो चीजें इजी हो जाती है। ठीक है, तो यही है हमारा पूरा आर्टिकल, इसके ऊपर मेजर सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। क्लियर हुआ भाई? डीप फेक पूरा इसको याद रखेगा, इससे इम्पोर्टेंट है ये पूरा आर्टिकल, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहता है। कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन बन सकता है। जो आपको बताया वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सारी की सारी काम की है। ओके एवरीवन, ये सब आप कंप्लीट कीजिएगा। अगला आर्टिकल है भाई हमारा गवर्नर का रोल। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आई है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। गवर्नर तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार की पोस्ट होती है। तो ये जो पूरा एक काफी ज्यादा न्यूज में रह रहा है, ये पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। 29th गवर्नर है, और साथ ही चंडीगढ़ के भी एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहले तमिलनाडु के गवर्नर रहे हैं। ठीक है, 2017 से 2021 ये बीजेपी के मेंबर है। नागपुर से ये कॉन्स्टिट्यूएंट है। और ये पर्सन जो है, इन्होंने जो है इस आधार पर विधेयक को रोक दिया, कोई बिल को, कि भाई जो सदन है पूरा, उसमें अध्यक्ष ने मार्च के सदन में बजट सत्र को सत्रावसन किए बिना ही स्थगित कर दिया था। तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो भी बिल्स आए थे ये इलीगल तरीके से आए, पंजाब की विधानसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला कि भाई
सदन जो है वो अध्यक्ष को बजट सत्र को मॉनसून सत्र में खींचने का अधिकार नहीं देता है। तो यहाँ पर ये एक सवाल निकल के आ गया, स्पीकर की जो अथॉरिटी है वो भी यहाँ पर निकल के आई। तो अभी यहाँ पर पूरा एक इंसिडेंट काफी बड़ा हो गया है ये वाला, काफी ज्यादा। ये जो न्यूज है ये काफी वायरल भी हो रही है इसके ऊपर ही, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ये पूरा क्या कहता है। देखो भाई, स्पीकर आप सभी लोग जानते हैं एक हाउस में काम करता है पूरे तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको क्रिटिसाइज करा है। जो गवर्नर है उनको क्रिटिसाइज करके बोला है, और जो वहां की स्पीकर है उनका नाम है कुलतार सिंह साधवन। ठीक है, उन्होंने बस यही बोला है कि भाई सेशन को प्रोरोग कर दो, ये बात निकल के आई है। तो बजट सेशन जो है वो यहाँ पर एंड कर दिया गया, लेकिन गवर्नर से परमिशन नहीं ली गई यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि आग से मत खेलो भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नर को बोला आग से मत खेलो, सीधे उन्होंने लाइन बोले, शुड नॉट प्ले विथ फायर। तो बिल्स जो असेंबली ने पास किए वहां पे आम आदमी पार्टी और तुम बीजेपी की हो, तो ऐसे मत करो। ठीक है, तो अभी न्यूज ये आ रही है, अभी आज की न्यूज है कि गवर्नर जो है वहां के, जो बनवारी लाल पुरोहित है, उन्होंने मनी बिल को अप्रूवल दे दिया, क्योंकि मनी बिल तो गवर्नर की परमिशन के बिना ही आने वाला है। और साथ ही साथ पंजाब का एक और बिल आ रहा है, बजट मैनेजमेंट बिल, उसको भी यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मनी बिल्स के लिए तो परमिशन लेनी पड़ती। ठीक है, तो ये वाला था, काफी सारे बिल्स, तो उसमें से एक मनी बिल भी था, गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल भी था। तो इस तरीके से बिल्स को पूरी तरीके से ये बात कर दी गई है। तो गवर्नर जो है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भेजा गया है, वो कोई अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो कोई इलेक्शन के थ्रू तो आते नहीं है। उनका अपना पूरा काम होता है, पूरे स्टेट को चलाने का उनके हाथ में होता है। वो स्टेट के सीएम को यहाँ पर अपॉइंट करके रखते हैं, वो सम्मन भी कर सकते हैं, प्रोरोग भी कर सकते हैं। उनके पास पूरी पूरी पावर होती है अपनी स्टेट के हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी सारे कोर्ट्स के जजेस को यहाँ पर करने की, तरीके से उनको ट्रांसफर वगैरह सब करने की। और यहाँ पर जो गवर्नर है वो प्लेजर ऑफ दी प्रेसिडेंट तक रहते हैं। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज का जो है स्टेट में जो पीसीएस के होते हैं, वो गवर्नर के प्लेजर तक ही ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है भाई, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नर्स ना ए पॉलिटिकल बिहेव करते हैं और राजनीतिक बिहेव करते ही करते हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ पर अपना न्यूट्रल रोल प्ले करना होता है। उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में तालमेल बिठाना होता है, तो वो बाइसनेस काफी ज्यादा दिखाते हैं, डुअल कैपेसिटी में काम करते हुए बैलेंस करना होता है। दिल्ली में तो ये समस्या बहुत ज्यादा आने लगी थी, तो फिर इस चीज को जो है सुधारा गया काफी हद तक। चलो अभी तो ठीक ठीक चल रही है सिचुएशन। तो अब पहली बात तो गवर्नर के ऊपर भी काफी सारी कमिटीज बैठ चुके हैं कि भाई इनके पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। रीस्ट्रक्चर का मतलब उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, पॉलिसीज भी चेंज करने की नीड है, गाइडलाइंस लाने की जरूरत है। याद है आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ा होगा सरकारिया कमीशन। ठीक है, तो सरकारिया कमीशन ने भी काफी सारी इस पे बातें कही थी, तो वही चीजें हैं यहाँ पर सारी जो बोली जा रही हैं। ठीक है भाई, अगला लास्ट आर्टिकल देखते हैं। इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवैम्प किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पुराने आईपीसी जो है, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करके नए लॉज को लेके आई है, जो कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में यहाँ पर अभी भी चल रही है, मतलब वो एग्जामिनेशन चल रहा है। तो पुराने लॉज को रिप्लेस करके, जो कि 1860s के बने हुए हैं, उसमें यहाँ पर रिप्लेस करके नए सिस्टम को लाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इससे होगा क्या, नई नई चीजों को ऐड करेंगे तो उसमें जो हमारी पनिशमेंट के तरीके हैं, कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, उनको हम जो है दोबारा से देख सकते हैं, उसमें और कमियों को देख सकते हैं, उसमें गलतियों को देख सकते हैं और उसको सुधार भी सकते हैं। तो पब्लिक ऑर्डर, क्रिमिनल प्रोसीजर को यहाँ पर चेक करने के लिए चीजें आई हैं। जब ये बिल पूरी तरीके से पास हो जाएगा, डिटेल में चर्चा करेंगे इस पूरे बिल की। एज के प्रोविजंस बढ़ा रहे हैं कि भाई कई जगह पे एज बढ़ाना चाहिए, जेंडर के ऑफेंसेस को किस तरीके से रखना चाहिए। तो भाई जो काफी सारी चीजें पुरानी है, उसमें लैंग्वेज पुरानी है, तरीके पुराने हैं, सजा पुरानी है, तो अब उसको अगर हम चेंज कर देंगे तो नए तरीकों के हिसाब से उसमें हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो नई नई डेफिनेशंस आएंगे, बिकॉज हर कोई पर्सन यहाँ पर, उनकी डेफिनेशन बहुत उनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफी डिफिकल्ट तरीके से आती है। तो वो लैंग्वेजेस को भी यहाँ पर काफी सारा जो है वो चेंज किया जाएगा, नई नई उसमें
चेंजेस जो है वो लेके आएंगे, और उसमें ये बताया जाएगा कि हम उसमें क्या क्या चीजों को यहाँ पर ऐड करके ठीक कर सकते हैं उसमें। तो ये इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। पब्लिक की पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी, स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के डेफिनेशंस, और जो सुप्रीम कोर्ट इतनी सारी यहाँ पर बातें अपनी कहती है, नए नए बिल्स को लेके आती है, वो भी तो हमें ऐड करने की नीड है ना, वो भी तो हमें ही ऐड करनी पड़ेगी। तो बस वही है कि इसमें काफी सारे चेंजेस करके एडिशन जो है वो काफी सारा किया जाएगा। चलिए आज को देख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन है आज का हमारा कोरियन वॉर के ऊपर। तो सबसे पहला ये यहाँ पर स्टेटमेंट्स को पहले तो आप लोग अच्छे से रीड कर लो, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ लोगे अपने आप सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सो आपके यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि जो कोरियन वॉर हुआ था उसके ऊपर ही स्टेटमेंट्स है। कोरियन वॉर जो हुआ है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में हुआ है। तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ही स्टेटमेंट यहाँ पर युद्ध विराम के साथ समाप्त हो गया था, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इंडिया ने इसमें यूनिक रोल प्ले किया था। कोरियन पेनिनसुला में हम लोगों ने देखा उस टाइम समय में इंडिया जो है 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स का पार्ट था। तो देखो भाई, तीनों की तीनों बातें बेहद सही लिखी हुई हैं कोरियन वॉर के ऊपर। कोरियन वॉर में बेहद मूवीज भी बनी हुई हैं। तो 1950 में नॉर्थ कोरिया, 1950 से 1953 में हुआ था। असल में जो वॉर की शुरुआत हुई थी वो 25 जून 1950 को हुई थी, जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक किया था। उसके बाद से तो फिर हॉस्टिलिटीज बढ़ती जाएंगी, और धीरे धीरे करते करते सारी बात बढ़ती जाएगी। 3 महीने तक चला था। 25 जून से शुरू होके 27 जुलाई 1953 तक चला था। कोरिया पेनिनसुला तक पूरा ये किया गया था, और नॉर्थ कोरिया के साथ में चाइना और यूएसएसआर उसको सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। जबकि साउथ कोरिया को सपोर्ट करने वाले यूएस के अलाई कंट्री जैसे कि पूरा यूएन, यूके, कनाडा, टर्की, इंडिया, इंडिया ने काफी हद तक मेडिकल सपोर्ट दिया था। इंडिया को उस समय मेडिकल सपोर्ट के लिए जाना जाता है। इंडिया, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली, ये सब ने मेडिकल सपोर्ट दिया था। काफी सारे कमांडर्स और लीडर्स ने यहाँ पर आके अपनी बात को यहाँ पे किया था। ठीक है। तो इस तरीके से ये याद रखिएगा कोरियन वॉर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये आप पढ़ सकते हो इन्फॉर्मेशन सारी। वीडियो पॉज करो, एक बार रीड कर लो अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ग्लेशियर्स के ऊपर। ग्लेशियर सभी लोग जानते हैं, इसका मतलब बर्फ के बहुत बड़े बड़े गोले कह लो एक तरीके से। तो यहाँ पर ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से आइस से बने हुए होते हैं। कुछ लिक्विड वाटर से लैंड में आते हैं, और वेट और ग्रेविटी की वजह से होते हैं। तो देखिए भाई, ग्लेशियर जो हैं वो लार्ज होते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पेरिनियल एक्यूमुलेशन होती है उसके अंदर आइस की, सही लिखा है। प्योर आइस नहीं होती, जरूरी नहीं है कि ग्लेशियर में प्रॉपरली प्योर आइस हो। बारहमासी तो होते हैं, क्योंकि पेरिनियल का मतलब होता है बारहमासी। तरल जल का एक बड़ा हिस्सा, शुद्ध बर्फ, शुद्ध बर्फ नहीं होती, बर्फ होती है। ठीक है। क्रिस्टलाइन होती है, और रॉक सेडिमेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है भाई, बाकी सब ठीक लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी जो है वो मिस्टेक हो गई। सेकंड वाला, ग्लेशियर जो है वो 3% अर्थ को कवर करते हैं, नहीं। ग्लेशियर यहाँ पे जो है आपका 10% जो है वो लैंड का एरिया, ये 11% नहीं, 10% यहाँ पे कवर करते हैं अर्थ के। हाँ, ये ठीक लिखा हुआ है। अर्थ के सरफेस का 3% कवर करते हैं, ठीक है। जहां पे आप ज्योग्राफी के नोट्स बना रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी, वहां लिख लो इसको। 3% ठीक है, लेकिन अर्थ का जितना लैंड है, कि अर्थ की बात करें तो भाई उसमें तो ओशन भी है ना, तो ओशन का 3% ठीक लिखा है। लेकिन लैंड की सिर्फ बात करें तो 11% नहीं, 10% है। आई नो थोड़ा सा अजीब कर दिया मैंने, 11-10 ज्यादा डिफरेंस नहीं रखा, कोई बात नहीं, आप लोग भी याद कर लो इसको, क्योंकि डेटा तो यही रहेगा। ठीक है। अगला, इंडिया के पास 16,000 ग्लेशियर, जिसमें यहाँ पर सबसे ऊंचा सियाचिन ग्लेशियर हिमालय, ये ठीक लिखिए भाई। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर हमारा लद्दाख में पड़ता है। तो वो सियाचिन ग्लेशियर जो है, जिसमें 16,000 से मतलब टोटल इंडिया में 16,000 ग्लेशियर, जिसमें से सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर। क्लियर हुआ? तो स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पर भाई एक क्वेश्चन आज बहुत अच्छा सा रखा है मैंने, हिस्ट्री का क्वेश्चन है मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने बिल्कुल मुगल्स के बारे में पढ़ा ही होगा। आप लोगों ने बाबर से आंसर को शुरू करते करते
औरंगजेब पे खत्म करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बाबर का आर्किटेक्चर समझाइए, आप फिर हुमायूं का समझाइए, ज्यादा नहीं है हुमायूं का समझाने के लिए बट थोड़ा बहुत बताइए। अकबर के काफी सारे पॉइंट्स हैं, शाहजहां और जहांगीर के काफी सारे पॉइंट्स हैं जो उन्होंने मुगल आर्किटेक्चर में वहां पे किया है। तो मुगल आर्किटेक्चर किस प्रकार से उन्होंने किया था, उस प्रकार के वो कैसे कल्चर को डिफाइन करता है, कल्चर कैसा था, सारी चीजें ये सब आप लोगों को यहाँ पर पूरा अपने आंसर में एक अच्छा सा प्रिपेयर करना है। ये आपको मैंने आंसर दिया है करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे को कंप्लीट करना है, क्योंकि जितना आप इसको कंप्लीट करोगे उतना ही आपको इसमें फायदा मिलेगा। आंसर्स लिखोगे, प्रैक्टिस बननी शुरू हो जाएगी, जितनी प्रैक्टिस बनेगी आपको एग्जामिनेशन में उतना ही फायदा मिल सकता है। ठीक है भाई, तो अपना इस प्रकार से पूरे पूरे आंसर्स को कवर कब करिएगा, कवर जैसे ही हो जाए मैं भी इस पे शॉर्ट्स वीडियो जरूर बनाऊंगी, पर आप भी कोशिश कीजिए कि कवर कर लेंगे इसको। ठीक है भाई, यहाँ तक कवर कीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग कमेंट करने भूल चुके हैं, कमेंट कीजिए और कंप्लीट करिए। यहाँ तक मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।